नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ शब्दावली है जिसका हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला शब्द आता है चर राशि। चर राशि जो है वह राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यंजक में कोई भी मान अगर हम और उस व्यंजक का मान अलग अलग आए तो उसी जिस राशि को हमने उसमें रख के उसका मान ज्ञात किया है उसको हम कहेंगे चर राशि। चर राशि जो है वो किसी व्यंजक में x, y, z, a, b, c आदि रूपों में रहती है। x की जगह या y की जगह या z की जगह हम कोई भी वास्तविक मान रख सकते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, -2, -3 अनंत तक जो भी मान है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, अपरिमेय जो भी मान है वो सभी मान जिनको हम सभी को शामिल कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वो कोई भी मान हम इसमें चर राशि की जगह रख सकते हैं। अर्थात चर राशि का मान एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब आते हैं अचर राशि। अचर राशि का अर्थ है ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है, अर्थात जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी संख्यात्मक मान जो भी होगा वो अचर राशि होगा। संख्यात्मक मान में उदाहरण के लिए हम लेते हैं 0, 1, 2, 8, 10, 20, 100, 1001 अनंत तक जो भी मान अगर हम लेंगे, जो संख्यात्मक मान होगा उन सबको हम कहेंगे अचर राशि। अगला शब्द आता है हमारा संक्रिया। तो संक्रिया अर्थात जोड़, बाकी, गुणा और भाग। गणित में कुल मुख्य 4 प्रकार की संक्रिया होती है: जोड़, बाकी, गुणा और भाग। यही जो संक्रिया है इन्हीं के ऊपर हम गणित के सवाल जो है वो हल करते हैं। अब आते हैं इन तीनों मानों के आधार पर, चर राशि, अचर राशि और संक्रिया के आधार पर हम बीजीय व्यंजक की परिभाषा कहते हैं। बीजीय व्यंजक चर राशि व अचर राशि की संक्रिया से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात चर राशि और अचर राशि के बीच में यदि कोई संक्रिया अर्थात जोड़, बाकी, गुणा या भाग करवाया जाए तो उससे प्राप्त जो व्यंजक है उसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण के लिए चर राशि और अचर राशि की संक्रिया से प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए चर राशि और अचर राशि में से मान लीजिए मैंने ले लिया, अचर में से तो 2 ले लिया और चर में से x ले लिया। अर्थात 2 और x का गुणा करवाया जाए तो हमें 2x प्राप्त होता है। तो यह एक तरह से बीजीय व्यंजक है। इसी तरह दूसरा बीजीय व्यंजक भी हम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 3x - 5। इसमें यहाँ पर 3 और x का गुणा हो रहा है, साथ में चिन्ह है माइनस का, उसके बाद है 5। जो 3 है वह एक अचर राशि है। इसी तरह यहाँ एक संक्रिया है, x जो है वो चर राशि है। इसी तरह माइनस भी एक संक्रिया है और जो 5 है वह है एक अचर राशि। अर्थात हम कह सकते हैं कि अचर राशि और चर राशि की संक्रिया से बने व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं।
बीजीय व्यंजक जो है वो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ होता है। पद जो होते हैं वो जोड़ या बाकी से अलग किए हुए होते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है 3x माइनस 5, तो यह जो 3x माइनस 5 है इसमें जोड़ या बाकी से अलग किए हुए पद, ना कि गुणा और भाग से। जैसे ये माइनस का चिन्ह है, ये दो भाग बना रहा है, एक तो ये और एक ये, तो यह इसका एक पद हुआ और एक यह पद हुआ, तो इसके दो पद हुए, एक तो 3x और एक हुआ 5। 5 के साथ यह चिन्ह भी हम जोड़ देते तो यह हो जाता है -5। अर्थात इस बीजीय व्यंजक 3x माइनस 5 में दो पद हुए। इसी तरह अन्य एक उदाहरण लेते हैं तो x² माइनस 3x प्लस 6, यह एक बीजीय व्यंजक है। इस बीजीय व्यंजक में कुल पदों की संख्या जो है वो हम गिने 1, 2 और 3, अर्थात इसमें 3 पद है। यह इसमें 2 पद है। अब आगे एक और शब्द आता है इसके अंदर, पदों के गुणनखंड। अर्थात जैसे हमने अभी एक लिया है 3x, तो इस 3x में एक तो है 3 और उसके साथ है गुणा में x, तो इनको हम कहते हैं इनके गुणनखंड। अर्थात 3x के गुणनखंड हो गए 3 इंटू x। इसी तरह यहां पर भी x² है, तो x² के हम गुणनखंड करेंगे तो होगा x इंटू x। अर्थात पद जो है या प्रत्येक पद हम कह सकते हैं कि किसी भी गुणनफल के गुणा के रूप में होता है। इसी में हम आगे चलते हैं तो हमारे आता है गुणांक। गुणांक जो है वो किसी भी पद में कोई भी संख्यात्मक मान जो होता है उसी को हम कहते हैं गुणांक। जैसे यहां पर हमने 3x लिया है, तो 3x में जो ये x है वो तो है चर राशि, इसी के साथ जो ये है वो है अचर राशि। अचर राशि को हम संख्यात्मक मान कहते हैं। तो किसी भी चर राशि के गुणा में कोई भी संख्यात्मक मान होता है उसको उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। उसको हम संख्यात्मक गुणांक भी कह सकते हैं। संख्यात्मक गुणांक भी कह सकते हैं। अर्थात जैसे हमने यह उदाहरण लिया है 3x, तो 3 इंटू x, इसमें से चर राशि के गुणा में क्या है 3, अर्थात x का गुणांक, या हम कह सकते हैं 3x में x का गुणांक बराबर 3 है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 4y² माइनस 5y प्लस 3 में y का गुणांक। तो y का गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें y वाला पद लेना पड़ेगा। तो y वाला पद कौन सा है, तो y वाला पद यह है। इस y वाले पद को एक तरफ लिख देते हैं हम -5y। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो -5 गुणा y। अब किसका गुणांक बोला है, तो y का, तो y ये रहा, इसके गुणा में जो भी है वो y का गुणांक होगा, तो y का गुणांक बराबर -5। इसी तरह हमें y² का गुणांक लेना है, तो y² के गुणा में जो भी है वह y² का गुणांक होगा, तो y² का गुणांक बराबर इसके गुणा में है 4, अर्थात y² का गुणांक हम लेंगे 4। तो इस तरह यह जो शब्दावली है, चर राशि, अचर राशि और संक्रिया, इन तीनों से हम परिभाषा बना सकते हैं कि चर राशि व अचर राशि के बीच अगर कोई संक्रिया करवाई जाए और उससे बना हुआ व्यंजक जो है वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। अब आगे चलते हैं तो बीजीय व्यंजक में भी जो पद होते हैं, अर्थात बीजीय व्यंजक के जो जोड़ या बाकी के द्वारा जो अलग अलग किए हुए भाग होते हैं उनको हम कहते हैं पद। पदों में गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड को आपस में चर राशि और अचर राशि के रूप में दर्शाया जाता है, और अचर राशि और चर राशि को अगर गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के गुणा के रूप में लिख दिया जाए तो वह उस बीजीय व्यंजक का एक पद कहलाता है। इसी तरह आगे पद में हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने के बाद जो चर राशि है उसके साथ जो भी संख्यात्मक मान है या अचर राशि जो भी है वह उसका गुणांक कहलाता है।
इसी गुणांक को हम संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं। गुणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद उसके गुणा में, अर्थात जो चर राशि है उसके गुणा में जो भी है उसको हम उसका गुणांक लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर y का गुणांक जो है वो -5 है और यहाँ y² का गुणांक है जो 4 है। अब इसमें एक और सब आता है, जैसे ये 3। अब ये 3 चर राशि के साथ नहीं है, सिर्फ अचर राशि है, तो इसको किसी भी बीजीय व्यंजक का अचर गुणांक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अचर गुणांक। बीजीय व्यंजक का अचर गुणांक। बीजीय व्यंजक के बाद हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद जो है एक या एक से अधिक पद जिनमें होते हैं उनको हम कहते हैं बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें एक या एक से अधिक पद होते हैं तथा जिनमें जो पद है उनमें जो चर राशि है तथा जो चर राशि है की घात वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चर राशि की घात जो है वह पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। अर्थात जो हमने बीजीय व्यंजक पढ़े हैं उन बीजीय व्यंजकों में जिनमें एक या एक से अधिक पद होते हैं उनको हम सभी को बहुपद कहते हैं, तथा इसमें जो चर राशि होगी उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, 2 उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण तो है 3x² - 7 और एक और अन्य उदाहरण है x + 1/x। तो इन दोनों उदाहरणों में हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे यहाँ पर 3x² - 7 है, तो इनमें जो पद है वो एक या एक से अधिक है, तो ये 1 और 2 पद है। इसमें अभी 2 पद है, परंतु इसमें और इसमें क्या बोला? यहाँ पर चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो तो ही यह बहुपद कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर देखो चर राशि इनमें से कौन सी है? तो ये चर राशि है। अब इस चर राशि में अधिकतम घात कितनी है या फिर इसकी घात कितनी है? तो चर राशि की घात बराबर 2। यहां देखते हैं हम, तो जो चर राशि है वो ये भी है और ये भी चर राशि है, परंतु जैसे ही हम इसको हल करते हैं, थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो इसको तो ऐसे ही रखेंगे, परंतु जो यहाँ जो भी हर में होता है उसको अगर अंश में ले जाना है तो इसकी घात जितनी भी है, जैसे यहाँ कोई घात नहीं है तो यहाँ पर घात होगी 1, तो इसको हम लिख सकते हैं -1। अर्थात यह बहुपद व्यंजक जो है वो क्या हो गया? x + x की घात -1। इसमें चर राशि की घात कितनी है? तो यहाँ पर चर राशि जो है एक तो है x, तो x की घात जो है वो एक तो है 1। इसी तरह जो दूसरा x है अर्थात दूसरी चर राशि x है उसकी घात कितनी है? -1। तो यहाँ पर ये जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यहाँ जो है वो बहुपद भी नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं? x + 1/x की घात 1 है, उसको हल करेंगे तो x + x की घात -1। इसमें चर राशि x की घात तो है 1 और जो दूसरा x है उसकी घात है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात यह पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो यह बहुपद भी नहीं होगा, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। परंतु इस वाले बहुपद में या बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात कितनी है? 2 है, अर्थात यह बहुपद है। इस तरह हमने 2 व्यंजकों में, बीजीय व्यंजकों में तुलना करके बहुपद है या नहीं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे हम बहुपदों के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपदों के प्रकार, हमारी जो प्रश्नावली है उसमें जो सवाल है वो इन्हीं आधार पर सवाल होंगे।
तो बहुपदों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो बहुपद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पदों के आधार पर बहुपद। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक पदी। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x। अब इस 3x में कितने पद हैं? तो यहां जोड़ और बाकी के कोई चिन्ह नहीं है, तो इसमें एक ही पद गिना जाएगा। अर्थात इस पद में या किसी बहुपद में एक पद होने पर उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। इसी तरह दूसरा प्रकार है हमारे द्विपदी। द्विपदी का अर्थ होता है किसी भी बहुपद में दो पद होने पर उसको हम द्विपदी कहेंगे। जैसे 4x प्लस 7, यहां पर एक तो यह पद हो गया और एक प्लस के द्वारा अलग किया हुआ दूसरा पद हो गया। तो यहां पर जो पद है वो कितने हो गए? 2। पदों की संख्या बराबर 2 और यहां पदों की संख्या बराबर कितनी है? 1। तो इसलिए इसको एक पदी कहेंगे और इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपदी। द्विपदी क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर जोड़ और बाकी के द्वारा अलग किए हुए पदों की संख्या कितनी होगी? 2। ये हो गया 1 और ये 2। इसी तरह तीसरा जो पद है वो आता है त्रिपदी। त्रिपदी में जिस तरह हम ये पढ़ रहे हैं इसी तरह यहाँ द्विपदी में 2 पद होते हैं। त्रिपदी में कितने पद होने चाहिए? तो 3 पद। जैसे x² माइनस 3x माइनस 6। तो यहां पदों की संख्या 1, 2 और 3। तो पदों की संख्या बराबर हो गई 3, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी। इसी तरह यदि पदों की संख्या बढ़ती जाए और बहुत सारे पद हो जाए तो उसको हम कहेंगे बहुपदी। अर्थात एक या एक से अधिक पद होने पर पद बहुपदी कहलाते, या बहुपद एक या एक से अधिक पद वाले बहुपद को बहुपदी कहते हैं। अब आते हैं हम घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय जो बहुपद है, जैसे 3x हमने लिया था एक पदी में ही, यहां पर जो चर राशि है उसकी घात कितनी है? तो इसकी घात है 1। किसी भी बहुपद में यदि चर राशि की अधिकतम घात जो भी है उसको उसी घात का बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने बहुपद लिया है उसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। इस एक घातीय बहुपद का एक अन्य नाम भी है, या इसको एक अन्य नाम से भी कहते हैं रैखिक बहुपद। किसी भी बहुपद में यदि घात 1 है तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अब चलते हैं आगे। दूसरा प्रकार द्विघातीय बहुपद। अर्थात जिस बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 2 हो तो उसको हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। जैसे x² प्लस 4x। तो यहां पर चर राशि एक तो है x और एक है x²। अब इस x और x² में अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात है 2, अर्थात यह क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद होता है, चतुर्घातीय बहुपद होता है। इस तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे तो बहुघातीय बहुपद होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1। इसके सवालों के हल हम ज्ञात करते हैं। जैसे पहला सवाल है, लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल प्रश्न,
सबसे पहले पहले सवाल का पहला प्रश्न 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहां हम देखते हैं कि यहां पर जो चर राशि है वो कौन सी है। तो चर राशि हमारे पास है x² और x। तो हमको क्या कहा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर का अर्थ होता है जो चर राशि है वो हमेशा एक ही हो। जैसे यहाँ x है तो ये भी x ही है, घात भले कम ज्यादा होगी चलेगी। x और x² और x, इसमें जो चर राशि है वो हमेशा क्या है x। तो यहां हम लिख सकते हैं चर राशि बराबर x। तो यहां पर जो ये बहुपद है वो चर राशि में है। अब है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, तो हमने परिभाषा क्या कही कि किसी भी बहुपद में एक या एक से अधिक पद और जो पद है उसमें जो चर राशि है उनकी अधिकतम घातें पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यहां पर भी जो चर राशि है उसमें इसकी घात तो है 2 और इसकी घात है 1। यह जो दोनों संख्या है वो पूर्ण संख्या है। दोनों संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सवाल पहले में जो दिया हुआ है वह क्या है, एक बहुपद है, और वो भी किसमें, एक चर राशि में। तो यहां लिखेंगे कारण क्या रहेगा कि यह बहुपद क्यों है एक चर राशि में। तो यहां पर बहुपद में चर राशि की घात पूर्ण संख्या में है, इसलिए यह एक चर में बहुपद होगा। इसी तरह दूसरा सवाल, दूसरे में x² प्लस √2। तो यहां पर हम देखते हैं कि x² प्लस √2 में भी x² की घात कितनी है, 2। तो वह क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो चर राशि बराबर x की घात पूर्ण संख्या में है, अतः x² प्लस √2 एक बहुपद होगा। ठीक है। इसी तरह आगे वाला सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 3√t प्लस t √2, 3√t प्लस t√2। इस सवाल में हम देखते हैं कि जो चर राशि है वो क्या है, t। यहां पर भी t है और यहां पर भी t है। अब इस t के ऊपर वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं, संख्यात्मक रूप में 3t की पावर 1/2 या 3 गुणा t की घात 1/2 प्लस t की घात 1/2। अब यहां हम देखते हैं कि जो चर राशि है वो कितनी है, t। परंतु इस चर राशि में जो घातें हैं वो कौन कौन सी है, एक तो है 1/2 और एक है 1। यह तो एक पूर्ण संख्या है, परंतु जो 1/2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहां कारण लिखेंगे इसका, चर राशि की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः प्लस t√2 बहुपद नहीं होगा। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो जैसे इसका पहला सवाल है 2 प्लस x² प्लस x, तो हमने पूर्व में भी देखा था कि कोई भी गुणांक ज्ञात करने हैं तो उसके गुणनखंड करने। तो यहां पर देखो क्या बोला है हमको, x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक लिखने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ जो बहुपद है उसमें जो चर राशि है वो कौन सी है, x² और x। अब किसका गुणांक लिखना है, तो x² का। तो जो x² वाला पद है उसको अलग से लिख देते हैं हम,
पूरा पद लिखना है चिन्ह सहित। अब यहाँ हमने पूरा पद लिख दिया, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर के अलावा जो संख्यात्मक मान है वो कितना है, तो यहाँ पर कोई मान नहीं है, तो हम उसको एक के साथ गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई नहीं था तो यहाँ पर एक होता है, अर्थात कोई भी संख्यात्मक मान या कोई भी चर राशि हो उसके गुणा में कोई भी गुणनखंड नहीं हो तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में एक होगा तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणा कितना होगा, बराबर एक। इसी तरह आगे दूसरे सवाल में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणा ज्ञात करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके गुणा में क्या है, तो माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। तो इस तरह एक्स स्क्वायर के गुणांक को ज्ञात करना है, तो जो भी एक्स स्क्वायर के गुणा में है उसको हम उसका गुणांक कहेंगे। एक अन्य सवाल है अंत वाला चौथा सवाल, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। तो यहां पर देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जबकि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं होता है, तब हम उसको लिखेंगे 0 के साथ गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं, तो 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा 0 अर्थात 0 हो जाएगा। तो जो है नहीं उसको शून्य लिख सकते हैं, और शून्य की जगह हम 0 गुणा एक्स स्क्वायर या 0 गुणा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। अब है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बोला है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अर्थात तीसरे सवाल में हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो बोला है कि 35 घात के द्विपद का, अर्थात घात होनी चाहिए 35 और क्या होना चाहिए, द्विपद, अर्थात 2 पद होने चाहिए और घात उसमें अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 35। इसी तरह दूसरा सवाल है 100 घात का एक पदी, अर्थात घात 100 होनी चाहिए और एक पदी होना चाहिए। तो 35 घात के द्विपद के लिए, द्विपद अर्थात 2 पदों के लिए हम 2 जगह बना लेते हैं। कोई भी अपनी इच्छा से मान रखने हैं, जैसे कोई चर राशि हमने ले ली x, चिन्ह इसका बीच में माइनस का, यहाँ कोई भी चर राशि ले सकते हैं, हम x ही लेंगे तो चलेगा। इसके गुणा में लिख दिया 4, इसके गुणा में अपनी मर्जी से लिख दिया 10। पद तो बना दिए हमने 2, अधिकतम घात कितनी बनानी है, 35। तो इनमें से किसी भी एक पे घात लिख दो 35, इसकी अधिकतम घात भी होगी 35। अब इसको ऐसे ही रखना चाहे तो अधिकतम घात वाला द्विपद कितना हो गया, 10x की घात 35 माइनस 4x। अब इसमें और अगर कोई दूसरा अन्य उदाहरण लेना चाहे तो 35 से कम घात कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पर जैसे 34 लगा दी हमने, तो यह भी एक 35 घात का द्विपद है। इसी तरह दूसरा सवाल है 100 घात का एक पदी, तो एक पदी है अर्थात एक पद ही लेना है, कोई भी चर राशि का मान ले लिया, घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो ये हो गया एक तो 100 घात का एक पदी। अब इसके आगे कोई भी संख्यात्मक मान लगाएंगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने लगा दिया 10y की घात 100, तो यह एक पदी है और कितनी घात है इसकी, अधिकतम 100। अर्थात ये हमारे जो तीसरा सवाल है 35 घात का द्विपदी अर्थात ये, और 100 घात का एक पदी अर्थात ये, तो ये इसके एक एक उदाहरण हो गए। इस तरह हम इसके अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं। अब चौथा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात लिखने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो बहुपद है उसको हम लिखते हैं 5x की घात 3 4x स्क्वायर प्लस 7x। प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो यहाँ प्रत्येक बहुपद है उसकी घात का अर्थ होता है कि उसमें जो अधिकतम घात है वह उस बहुपद की घात होगी। जैसे पहला बहुपद हमारे पास है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें जो चर राशि है वो x है। अब इस चर राशि
एक्स की अधिकतम घात बराबर कितनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा है वो कितना है, 3। तो अधिकतम घात कितनी होगी, 3। अर्थात यह जो बहुपद है वो त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसी तरह एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे तीसरा 5t माइनस अंडर रूट 7। तो इसमें बहुपद में पहले तो चर राशि कौन सी है, चर राशि हमारे पास है t। अब इस t की, तीसरा सवाल 5t माइनस अंडर रूट 7, इसमें इसकी अधिकतम घात अपने को ज्ञात करनी है, क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न है, सवाल है, वो क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इस चर राशि t की घात जो है वो इसकी घात कितनी है, 1। तो चर राशि t की अधिकतम घात बराबर 1, अतः यह एक घातीय बहुपद है। ये हमारा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यहां पर सबसे पहले पहला जो सवाल है, या पूरा हमारा जो प्रश्न है वो यह कह रहा है कि इनमें से जो जितने भी सवाल दिए हुए हैं उनमें से हमको एक तो रैखिक बहुपद को अलग करना है, द्विघाती को अलग करना है और त्रिघाती को अलग करना है। तो अब हमारे पास जो परिभाषा है उसके आधार पर रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी तरह द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी तरह त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद की परिभाषा के अनुसार ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास जो सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स की घात 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर और 7x क्यूब। तो इन सवालों में हमको ज्ञात करना है एक तो रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती कौन सा है और त्रिघाती। तो जिनकी एक घात है वह तो है रैखिक, इसमें इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात बराबर 2। तो जिनकी घात 2 होती है उनको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। यहां पर इस बहुपद में अधिकतम घात है 3, इसलिए यह हो गया त्रिघाती बहुपद। इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात बराबर 2, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसी तरह चौथा सवाल में जो बहुपद है उसमें चर राशि की अधिकतम घात है 1, इसलिए हम इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। इसको हम एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। इसी तरह यहां भी बहुपद जो है उसमें चर राशि की अधिकतम घात है 1, तो यह भी अधिकतम घात 1 होने के कारण क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। यहां पर अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए हम इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसी तरह आगे वाला जो बहुपद है 7x की घात 3, इसमें अधिकतम घात है 3, इसलिए हम इसको कहेंगे
त्रिघाती बहुपद। इस तरह इस पूरी प्रश्नावली में हमने यह जो सवाल थे वो हल किए हैं। इन सवालों के आधार पर हमें जो गृह कार्य है वो करना है।